तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्कर्ष क्लासेस क्लास 10th वाईटी में स्वागत है आपका। और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। इसे पिछली वीडियो हमने डाल चुकी है। आज हम बात करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक, हमने इससे पहले वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुका है। आज हम बात करेंगे इसके बारे में, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें जैसे हमने विस्थापन अभिक्रिया बताया था कि जब अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के यौगिक के स्थान को हटाकर अपना स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है, वहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। हमने एग्जाम्पल में आपको दिया था। अब इसके बाद फिर हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब द्विविस्थापन अभिक्रिया में होता है बाबू भैया दोस्तों लोग, कि जब अधिक क्रियाशील वाले, जब इसमें होता है कि जब ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक पदार्थों में उपस्थित अभिकारकों में उपस्थित पदार्थ के आयनों के आदान प्रदान से एक या एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया है। फिर से देखेंगे कि जब अभिकारक पदार्थों के आयनों के आदान प्रदान से जब अभिकारक पदार्थों के आयनों के आदान प्रदान से एक से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है, तो वहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि अगर हम ले लें सोडियम सल्फेट को, क्या ले लें बच्चा, सोडियम सल्फेट को ले लें और बेरियम क्लोराइड को ले लें। इसको बेरियम क्लोराइड को, अब ये इसको जब हम तोड़ेंगे तो बाहरी वाले भाग के साथ साथ पार्टिसिपेट करता है और अंदरूनी वाला भाग अंदरूनी वाले भाग के साथ पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो अगर बनेगा, क्या बनेगा, पहले तो बेरियम सल्फेट बनेगा। एक तो हमारा बन जाएगा बेरियम सल्फेट बन जाएगा, और दूसरा जो बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा NaCl2। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो पहला तो हमारा बन गया कि बेरियम सल्फेट, और दूसरा हमारा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद फिर हम देखेंगे, तो भी हम लोग देखेंगे कि संक्षारण के बारे में। ठीक, कि संक्षारण किसे कहते हैं। अब इसके बाद फिर एक आध दो बस हेडिंग बची है, जिसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब हम देखेंगे संक्षारण के बारे में। तो संक्षारण का अर्थ होता है क्षरण, मतलब कि किसी भी चीज का नष्ट होना। क्या होना, नष्ट होना। संक्षारण का अर्थ ये होता है कि किसी चीज का नष्ट होना। अब मतलब इसकी परिभाषा हम समझेंगे कि इसकी परिभाषा ऐसे होगी कि अधिक क्रियाशील, ठीक, अत्यधिक क्रियाशील धातु जब नमी व वायु के संपर्क में आती है, अत्यधिक क्रियाशील वाली धातु जब नमी व वायु के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। आपने देखा होगा, जब हम कभी किसी लोहे को लेते हैं, लोहे को अगर हम कभी रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं, जैसे मिट्टी उट्टी पे कहीं रख देते हैं 2-3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, या 10 ही दिन के लिए अगर आप रख देते हैं, तो जब वो वायु और नमी के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में आती है, तो जब आप उठाएंगे उसको, नीचे वाली जो परत रहती है उसकी, वो पूरी खोखली हो जाती है, उस पे काला कालापन, पीला पीलापन आने लगता है, वो मतलब नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे नष्ट होती है। तो उसी को हम कहते हैं संक्षारण, उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। तो इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना और चांदी के उपकरणों में पीला बनाना, ये सब संक्षारण की ही प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक, संक्षारण का मतलब समझा। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना। एग्जाम्पल में अगर हम इसका देखें तो लोहे पर जंग लगना, ठीक, और चांदी के उपकरणों पर पीलापन आना। क्या ना, पीलापन आना। ठीक, ये इसका हो गया, लोहे पर जंग लगना और चांदी के उपकरणों पर पीलापन आना, ये इसका जो है फॉर एग्जाम्पल हो गया। और हमने बताया था कि संक्षारण का मतलब होता है नष्ट, मतलब कि क्षरण होना, नष्ट होना। क्या होता, नष्ट होना। ठीक,
हमने बताया था ना, सुना कि मतलब कि अधिक क्रियाशील वाले धातु को अगर हम नमी व वायु के संपर्क में जब वह आता है तो उसकी वह धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, जिस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में हमने बताया कि लोहे को अगर आप 3-4 दिन के लिए कहीं रख देगा जमीन पर, अब उसके बाद आप उठा के जब उसको देखेंगे तो वह नीचे से एकदम खोखला हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं संक्षारण। अब इसके बाद फिर हमारी पर बात आती है कि बाबू विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक, किसे? विकृत गंधिता की बात आती है। ठीक है, अब विकृत गंधिता के बारे में हम समझेंगे कि विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक, तो विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, ठीक, क्या देखेंगे हम लोग? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक, तो आप लोग कुरकुरे उरकुरे खाते होंगे दोस्तों, आप लोग कुरकुरे उरकुरे खाते होंगे, तो जब हम अब कुरकुरे भी तो सड़ सकती है ना, क्योंकि इतने साल, मतलब इतने साल तो नहीं, मतलब कि 2-3 महीने 10 दिन पहले बनी होती है, तो उतने में तो भाई चिप्स को खराब होना चाहिए, क्योंकि पैक अंदर पैक कब तक वो सही रहेगी। तो विकृत गंधिता उसी को कहते हैं कि वो सही रहती है। विकृत गंधिता कि जब किसी खाद्य या वसा युक्त पदार्थ को बहुत दिनों तक रखा जाता है या सूर्य की उपस्थिति में ना आने से वह खराब हो जाती है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उसमें से अजीब टाइप की बदबू आने लगती है, उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और इसे बचाने के लिए, विकृत गंधिता को बचाने के लिए हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। तो जो कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, जिससे वह बची रहती है कुछ दिनों तक। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता कि किसी खाद्य, तेल व वसा युक्त पदार्थ को बहुत दिनों तक रखे जाने से या वायु के प्रकाश के संपर्क में ना आने से, उसमें ऊर्जा के संपर्क में ना आने से उसमें अजीब तरह की बदबूएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसी को हम कहते हैं विकृत गंधिता। तो ये जो हमारा चैप्टर है बच्चा, ये जो हमारा चैप्टर है कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये हमारा खत्म हो गया है। ठीक, अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि 2-3 दिन में आपके पास वो वीडियो उपलब्ध हो।